तो आज के लेक्चर में जो हमने बात करनी है वो बात करनी है बॉमोल की इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। जैसे कि केन्स की जब हमने थ्योरी पढ़ी तो केन्स ज़्यादा जो स्ट्रेस कर रहे थे वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पे स्ट्रेस कर रहे थे, बट बॉमोल स्पेसिफिकली जो है स्ट्रेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ओनली, राइट। कि जो मनी आप डिमांड करते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रांजैक्शन ओनली। मीन्स जहां पे जब आपने फिशर का ट्रांजैक्शन अप्रोच पढ़ा था वहां पे भी आप बेसिकली क्या देख रहे थे, मनी एज ए फंक्शन फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पसेस ओनली, राइट। और यहां पे भी जो हम बात करें, ऑल्दो वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए हम मनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका जो फोकस है ना मनी के टुवर्ड, डिमांड फॉर मनी के टुवर्ड, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन सेक के लिए रहा है। तो वी विल बी स्टडिंग ओनली द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, नॉट द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इन द बॉमोल्स इन्वेंट्री अप्रोच, राइट। तो बॉमोल का मानना था कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है ना, उसको हमें देखना चाहिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में। जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, लेट्स सपोज करो, किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को कॉस्ट एफिशिएंट रखने के लिए, अपने बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए अपने स्टॉक का, कि ऐसा भी ना हो कि ज्यादा पैसा जो है उसने इन्वेंट्री में लगा दिया हो, गुड्स में लगा दिया हो, जो कि वेस्टेज हो रहा हो, जिसका इस्तेमाल उस पैसे का वो इंटरेस्ट इनकम के लिए कर सकता था, जो कि अभी क्या है, फंसा हुआ है उसके स्टॉक में। और ऐसा भी ना हो कि इतना कम जो है उसने स्टॉक मेंटेन कर रखा है कि वो लोगों की डिमांड को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो इट मींस कि कोई भी बिजनेस को एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अपने पास रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सेम कंटेक्स्ट में बॉमोल कहते हैं कि लोगों को मनी की इन्वेंट्री रखना भी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ मनी की इन्वेंट्री रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि ज्यादा पैसा अपने पास रख ले तो जो इंटरेस्ट इनकम उस पैसे को बैंक में रखने से कमा सकता था, सेविंग डिपॉजिट से कमा सकता था, बॉन्ड से कमा सकता था, वो क्या हो गया, फोरगोन हो गया, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ बियरिंग मनी है वो बढ़ जाएगा। और ऐसा भी ना हो कि इतना कम अपने पास पैसा हो कि आप जो है वो एडिक्वेट लेवल की ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाए, डेली जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको या फाइनेंस नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करने की जरूरत है, आपको एक ऐसी इन्वेंट्री ऑफ मनी रखने की जरूरत है जो कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ मनी हो, राइट। अब आगे आप देखेंगे कि जो मनी है ना, जो लोग पैसा अपने पास रखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉमोल, वो इस वजह से रखते हैं, जो कि हमने टोबिन की जब थ्योरी की उसमें भी उसने सेम बात की, कि जो रिसिप्ट है किसी भी पैसे की आपकी होती है, मींस जो सैलरी आपको आती है उसकी फ्रीक्वेंसी वो फिक्स्ड है कि मंथली सैलरी आ रहा है, वीकली सैलरी आ रहा है ना, ईयरली सैलरी आ रहा है, क्या मिल रहा है आपको पे आउट, किस फ्रीक्वेंसी से मिल रहा है। लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं ना, तो एक्सपेंडिचर आपके रूटीन के हैं कि डेली यू नीड टू फाइनेंस योर एक्सपेंडिचर्स, राइट। तो इन दोनों में आपको क्या दिखाई देता है, डिफरेंस दिखाई देता है। और उसी डिफरेंस को, उसी गैप को फिल करने के लिए यू नीड टू हैव अ मनी विद यू। अब मनी होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मनी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम दो तरह की बात कर रहे हैं, या तो हम करेंसी की बात करें या हम डिमांड डिपॉजिट की बात करें, राइट। अब देखो, करेंसी हो या डिमांड डिपॉजिट हो, कोई रिस्क नहीं है किसी भी तरह का आपके पास अगर पड़ा है, लेकिन कोई गेन भी नहीं है, राइट। कोई इंटरेस्ट भी आपको उसको भी नहीं मिलता है उस पर। लेकिन अगर आप उस पैसे को, मीन्स आपका जो सैलरी आया उसको अगर आप बॉन्ड में रखते हैं तो बॉन्ड में आप इंटरेस्ट इनकम कमा पाओगे, ओके कूल, इंटरेस्ट इनकम कमा पाओगे, लेकिन आपको रिस्क भी तो बियर करना पड़ेगा साथ के साथ, राइट। तो मींस आपको अब ट्रेड ऑफ करना है कि आपको आपकी आई हुई सैलरी, मींस जितनी भी आपकी वेल्थ है उसका कितना पार्ट आपको मनी में रखना है, मींस या तो करेंसी में रखना है या डिमांड डिपॉजिट में रखना है, और कितना पार्ट आपको कहां पे रखना है, बेसिकली बॉन्ड होल्डिंग में रखना है। लेकिन बॉमोल का ना एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था। बॉमोल कहते हैं चलो ठीक है, समझ आता है कि बॉन्ड जो है वो रिस्की है, स्टॉक मार्केट में पैसा रखना रिस्की है, लेकिन आप फिर सेविंग डिपॉजिट्स में अपना पैसा क्यों नहीं रखते हो। सेविंग डिपॉजिट्स में आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी कमाओगे, राइट। और आपको रिस्की भी नहीं है वो सेविंग इंटरेस्ट, सेविंग डिपॉजिट में अपना पैसा रखना। तो फिर लोग अपना पैसा एज ए मनी अपने पास क्यों रख रहे हैं, जब वो सेविंग डिपॉजिट में वही पैसा रख के कुछ ना कुछ ब्याज कमा सकते थे। तो अल्टीमेटली जो आंसर उन्होंने खोजा वो आंसर स्पेसिफिकली था, दैट इज व्हाट, फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ मनी बीइंग इजीली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। सिर्फ इसी वजह से लोग अपने पास पैसा रखते हैं, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना पड़े तब उनके पास कम से कम जेब में पैसा हो। अब इस बात को ना इस कंटेक्स्ट में मत लेके आना
कि जब बोमोल ये बातें लिख रहे हैं ना, तब कोई यूपीआई सिस्टम नहीं है कि आप जीपे उठाएं अपने फोन से और स्कैन करें यूपीआई कोड, या पेटीएम उठाएं और स्कैन करें और लोगों को पेमेंट कर दें। नो, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। अदरवाइज अगर अवेलेबल होती ना, तो ये जो आपकी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट द नल एंड वॉइड। आपके सेविंग डिपॉजिट में अगर आपने पैसा रख रखा है जहां से आप ब्याज कमा रहे हैं इजिली, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसी जो फैसिलिटीज हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है, उस टाइम में अवेलेबल नहीं थी जब हम बोमल की थ्योरी को उन्होंने ड्राफ्ट किया बेसिकली, राइट। तो इट मींस कि देखो, लोग अपना पैसा अपने पास कम कर देंगे, सेविंग डिपॉजिट में ज्यादा पैसा रखने लग जाएंगे अगर उनको सेविंग डिपॉजिट पे और भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि जो केन्स हैं उनका मानना था कि जो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए आप डिमांड फॉर मनी करते हो, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनकम लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। लेकिन यहां पे टोबिन का मानना भी यही था और बोमल का मानना भी ये था कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आप कर रहे हैं ना, वहां पे जो आप जितना भी पैसा डिमांड करेंगे वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल के इनकम लेवल पे, साथ में डिपेंड करेगा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गोइंग ऑन इन द मार्केट। दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने टोबिन की थ्योरी में भी पढ़ा। ओके, फर्दर देखो एग्जांपल से इस पर्टिकुलर थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज करो आपकी सैलरी जो है वो है 12,000 रुपए, ठीक है, और डेली का आपका फिक्स एक्सपेंडिचर है कि 400 रुपए का आपका डेली का खर्चा है। 30 दिन अगर महीने में है पूरे, तो 12,000 रुपए आपके एट द एंड ऑफ द मंथ क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज करो कोई इंसान पहले दिन उसके खाते में सैलरी आता है और पहले दिन ही सारा का सारा पैसा जो है निकलवा लेता है, 12 के 12,000 जो है पहले दिन विड्रॉ कर देता है, राइट। सो दिस इज लाइक अ इनिशियल विड्रॉल दैट यू आर ऑब्जर्विंग हियर। अब ये सारा का सारा पैसा जो है वो लीनियर फॉर्म में देखो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, लीनियर फॉर्म में नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मींस 1 फरवरी तक आपके पास कितना पैसा रहा, अगेन 0। 1 फरवरी को ये आपको जो ग्रीन लाइन दिख रही है, इट मींस कि आपने अपना जो पैसे का स्टॉक है वो दोबारा से भर लिया। 1 तारीख को सैलरी आई, सारा का सारा पैसा आपने फिर निकाल लिया। फिर 1 मार्च तक आप उसको हर रोज 400 रुपए स्पेंड करते रहे। अरे गेटिंग मी? ये जो है ये पहला सिनेरियो हो सकता है आपकी किसका, स्ट्रीम ऑफ कैश पेमेंट्स का, कि आपके पास पैसा आया और उस पैसे को आप बेसिकली कैसे स्पेंड कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, मंथ, राइट, पूरे मंथ में, ठीक है। अब देखो दूसरी स्कीम देखते हैं। दूसरी स्कीम में अगेन वही बात है, टोटल सैलरी आपकी 12,000 रुपए, फिक्स्ड आपका डेली का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 400 रुपए, राइट। लेकिन जो आपका इनिशियल विड्रॉवल है वो लेट सपोज करो आप 6,000 कर रहे हो, राइट। इनिशियल विड्रॉवल अगर आपने 6,000 किया तो 15 तारीख तक 6,000 रुपए सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। 15 तारीख को अगेन आप जो है बैंक में जाते हो, मींस ये जो है ये आपका सेकंड विड्रॉवल है। सेकंड विड्रॉवल आपने किया, अगेन कितने का सेकंड विड्रॉवल किया, वही 6,000 रुपए का। जब 6,000 का आपने सेकंड विड्रॉवल किया वो फिर 15 दिन चला और एट द एंड ऑफ योर मंथ फिर आपके पास पैसे 0। लेकिन 1 तारीख को आपकी सैलरी फिर आ गई 12,000 रुपए। 12,000 में से आपने कितने निकाल लिए, 6,000 रुपए निकाल लिए। तो सेकंड स्कीम जो है ये हो सकती है। तो यहां पे जो आपका एवरेज मनी होल्डिंग है पूरे के पूरे साल में, अगर पूरे मंथ में अगर आप देखेंगे तो दैट वुड बी व्हाट, द 3,000। स्कीम 1 में जो आपका एवरेज मनी होल्डिंग था वो कितना था पूरे मंथ का, 6,000, राइट। अब तीसरी स्कीम देखो, अगेन लेट सपोज करो अगेन वही बात कि सैलरी हमारी 12,000 रुपए, 400 रुपए जो है वो आपका फिक्स्ड डेली का एक्सपेंडिचर। अगर आप अपनी सैलरी आने पे जो फर्स्ट विड्रॉवल कर रहे हो वो कर रहे हो 4,000 रुपए का। अगर 4,000 का आपका पहला विड्रॉवल है तो 4,000 रुपए 400 के हिसाब से कितने दिन चलेंगे, 10 दिन चलेंगे। इट मींस कि 10 जनवरी को आपके पैसे 0 हो गए। 10 जनवरी को आप दोबारा से बैंक में जाते हो, बैंक में जाके कितना आप विड्रॉ कर लेते हो, दोबारा से 4,000 विड्रॉ कर लेते हो। वो 4,000 पे फिर 20 जनवरी को जाके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। फिर आप 21 जनवरी को जाते हो, फिर 4,000 रुपये निकलवा लेते हो, वो 4,000 रुपये अगेन लास्ट में जाके 0 हो जाते हैं। 1 फरवरी को सैलरी तुम्हारी दोबारा खाते में आनी शुरू हो गई, राइट। तो ये तीनों की तीनों स्कीम समझ आई, कैसे हम अलग अलग एग्जाम्पल से इस चीजों को समझ रहे हैं। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं। देखो लेट सपोज करो कि हमने सैलरी को कहा कि सैलरी इज इक्वल टू वाई, जितना भी सैलरी आ रहा है दैट इज इक्वल टू वाई, मीन्स हमारा 12,000 रुपए का वाई। सी जो है वो हमारा एक बार बैंक में जाने पे हम ऑन एन एवरेज कितना विड्रॉवल कर रहे हैं, मीन्स सारे के सारे लोग ऑन एन एवरेज कितना विड्रॉवल कर रहे हैं। तो पहली स्कीम में जो विड्रॉवल था फर्स्ट स्कीम के अंदर वो कितना था, 12,000 का विड्रॉवल था। सेकंड स्कीम में विड्रॉवल कितना था, 6,000 का विड्रॉवल था।
थर्ड स्कीम में विड्रोवल 4000 का विड्रोवल था, राइट। टी जो है आपका वो नंबर ऑफ टाइम वन गोज टू बैंक ड्यूरिंग ए मंथ, कितना जा रहे हो। जब आप पहली स्कीम को देखोगे तो कितनी बार गए, एक बार। दूसरी स्कीम को देखोगे कितनी बार गए, 2 बार। तीसरी स्कीम को देखोगे कितनी बार गए, 3 बार, राइट। तो टी को कैलकुलेट कैसे करोगे, वाई बाय सी, राइट। कितना आपका सैलरी आ रहा है डिवाइड में ऑन एन एवरेज आप कितना विड्रॉ कर रहे हो अपने बैंक से, राइट। तो इट मींस कि पहली स्कीम में आपका कितने नंबर ऑफ टाइम यू गो टू द बैंक टू विड्रॉ मनी, एक बार, एक ट्रिप था सिर्फ पूरे के पूरे महीने में बैंक में जाने का। दूसरी स्कीम में आप देखेंगे 2 ट्रिप, तीसरी स्कीम में 3 ट्रिप, राइट। अब देखो आप इंटरेस्ट इनकम जो लॉस्ट हो चुकी है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखते हैं। मींस कौन सी लॉस्ट हो चुकी है, जो पैसा आपने अपने बैंक में एज ए सेविंग डिपॉजिट नहीं रखा, जो पैसा आपने अपने बॉन्ड के अंदर नहीं रखा, अपने पास अपनी जेब में रख रखा है, उस पैसे को अगर बैंक में रखते तो कुछ ना कुछ ब्याज मिलता। अब वो ब्याज आपको नहीं मिल रहा है बेसिकली, राइट। तो वो जो फोरगोन इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट होगा। स्कीम 1 में जो फोरगोन इंटरेस्ट है दैट इज व्हाट, द सी अपॉन में 2 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी अपॉन में 2 क्यों किया हमने, ये समझो। देखो जब आपने स्कीम 1 में 12 के 12,000 जो हैं वो अपने पास रख लिए, पहले दिन ही आती सैलरी के, तो ऑन एन एवरेज पूरे के पूरे मंथ में आपके पास कितना पैसा बढ़ा था, 6,000 रुपए। पहले दिन के बाद में आपके पास पड़ा था 12,000 में से 400 निकाल दो, 11,600, राइट। दूसरे दिन जो है उससे कम पड़ा होगा 11,200, फिर जो है 10,800। ऐसी जब आप लास्ट के डेज में देखेंगे, लास्ट के डे आपके पास 400 ही पड़ा था, उससे पहले वाले दिन 800 पड़ा था, उससे पहले वाले दिन 1200 पड़ा था। तो ऑन एन एवरेज आपके पास कितना पैसा पड़ा था, 6,000 रुपया, 6,000 रुपये पड़ा था। उस 6,000 रुपए का आप क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, कितना बनता है पूरे पूरे मंथ का। अगर 5% है ब्याज तो 5% के हिसाब से जो ब्याज की कैलकुलेशन होगी वो होगी कितनी, 300 रुपए। स्कीम 2 में जो आपने फोरगोन ब्याज किया वो कितना किया बेसिकली, अगेन 150 रुपए, राइट। क्योंकि सी अपॉन में 2, सी विड्रोवल कितना है स्कीम 2 में 6,000, तो 6,000 अपॉन में 2 इंटू में 5 अपॉन में 100, 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपका लोस्ट जो इंटरेस्ट इनकम है दैट इज 150। स्कीम 3 में जो लोस्ट फोरगोन इनकम है दैट इज 100 ओनली। आर यू गेटिंग मी और नॉट। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका इंटरेस्ट इनकम लोस्ट हो चुका है, राइट। क्यों, क्योंकि आपने अपनी जेब में पैसा रख रखा है, उस पैसे को आपने सेविंग डिपॉजिट के तौर पे बैंक में जमा नहीं कराया या बॉन्ड के तौर पे जमा नहीं करवाया, राइट। आगे देखते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट आपने इनकर किया वो टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, जितना आपको ब्रोकरेज देना पड़ा इनटू में द टाइम यू वेंट टू द बैंक, कितनी बार आप पूरे के पूरे महीने में बैंक में गए हो। अब ये देखो बी क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश करो। दिस इज ब्रोकरेज। अब देखो ब्रोकरेज आप बॉन्ड को बाय और सेल करने में तो देते हो, लेकिन सेविंग डिपॉजिट की तो बाय और सेल करने में हम नहीं देते। लेकिन बोमल कह रहे हैं कि यहां पे जो बी का मतलब है वो बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज नहीं है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टाइम दैट यू विल स्पेंड टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। कि बैंक में आप जा रहे हो पैसा निकलवाने के लिए, लाइनों में लगे हो, खड़े हो, उस पर्टिकुलर टाइम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है। आप वहां पे खड़े ना होके कहीं और पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो इनकम वहां से अर्न कर सकते थे, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम, राइट। किस चीज का, जो कि आप बैंक की लाइन में खड़े होकर स्पेंड कर रहे हैं। बैंक में जाओगे तो गाड़ी में जाओगे, 3 व्हीलर में जाओगे, रिक्शा में जाओगे, यू नीड टू पे द मनी टू द ड्राइवर ऑफ दैट रिक्शा, गाड़ी, समथिंग लाइक इट, राइट। और जो पैसा आप उनको दे रहे हो दिस इज द ट्रेवलिंग कॉस्ट। अगर बॉन्ड की बात कर रहे हो तो ब्रोकरेज फीस आपको पे करना पड़ता है। सो दैट इज ऑल द अमाउंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बी। इट मींस जितना ज्यादा आपका ट्रिप बढ़ता रहेगा, द नंबर ऑफ टाइम यू विल बी गोइंग टू द बैंक, उतना ही ज्यादा आपको इन टोटलिटी में ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, राइट। प्लस में द आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि अभी हमने बात की, एंड इनटू में सी अपॉन में 2, दैट इज द एवरेज मनी होल्डिंग ड्यूरिंग ए मंथ, राइट। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका टोटल कॉस्ट है। जैसे अभी हमने देखा हम टी कैसे निकाल सकते हैं, वाई अपॉन में सी। ये देखा ना अभी हमने कि टी की कैलकुलेशन में हमने कैसे की है, वाई अपॉन में सी। तो टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन में सी लिख सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट आपका जो बनेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, वाई अपॉन में सी इंटू में बी प्लस में आर इंटू में सी अपॉन में 2, राइट। अब इसको
अगर आपको मिनिमाइज करना अपने कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को, तो अल्टीमेटली आप डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो बॉमोल ने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके मींस ये जो टोटल कॉस्ट है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू सी, और डिफरेंशिएट करके इसको इक्वल टू 0 रखो। तो अल्टीमेटली जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू अंडर रूट बी इंटू में बी स्मॉल बी इंटू में वाई अपॉन में आर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब देखो सी क्या है। सी बेसिकली आपको ये बता रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट that you should withdraw from the bank, right? Withdraw from the bank at once. एक बारी में आप ट्रिप लगा के अपनी बैंक की कितना पैसा आपको निकलवाना चाहिए ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके, इसकी हमने बात करनी है, राइट? अब ये देखो ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपकी ब्रोकरेज फीस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपका इनकम लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कितना पैसा आप निकलवाओगे एक बारी में जाके। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? सी एंड आर के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन। मींस जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे करेगा आपके सेविंग डिपॉजिट पे, उतना ही कम आप जो है वो पैसा विड्रॉ करोगे एक ही बारी में जाके। मीन जो स्कीम 1 है ना, जिसमें आपने पहली बार सैलरी आती है आपके सारे के सारे पैसे बाहर निकाल लिए, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मतलब लेट सपोज करो 10% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, राइट? बिकॉज उस पैसे को अपने पास रखने की अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। जो आप इंटरेस्ट इनकम लॉस्ट कर दोगे वो बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से आप बेसिकली आपका जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल होगा वो कम होगा रिलेटिवली, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो। दूसरी चीज, जब आप इसका रिलेशन देखेंगे y के साथ, तो c और y का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। देखो डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्ट है लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। इट मींस लेस देन प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है सी और वाई में, लेकिन लेस देन प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखाई दे रहा है। ओके, तीसरी चीज, तीसरा रिलेशन अगर बी पे देखोगे तो सी और बी का रिलेशन क्या है? फिर अगेन डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है? मीन जितना ज्यादा ब्रोकरेज ज्यादा होगा, मींस आपको पता है कि अगर आपने बॉन्ड में अगर पैसा रख रखा है या फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जितना ज्यादा आपका कन्वर्जन का आपको फीस पे करना पड़ रहा है, राइट, जितना ज्यादा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बैंक में जाके पैसे निकलवाने का। मींस हो सकता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, राइट, आपके एक एक मिनट की जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा है, करोड़ों रुपए आप लॉस कर सकते हो आप बिल गेट्स हो, राइट, तो उसकी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम देखो ना, बैंक की लाइन में खड़ने की बहुत ही ज्यादा। इट मींस कि अगर बी ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? सी से। मींस उसका जो विड्रॉवल अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। एक ही बारी में सारा का सारा निकालो, दोबारा नहीं जाया जाता, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इसके साथ भी इसका आपको डायरेक्ट रिलेशन दिखाई देता है। कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके, सो डायग्राम से जो है इसको हम फिनिश अप करेंगे। लास्ट में एक डायग्राम बनाते हैं हम। सो वाई एक्सिस पे आप लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस पे आप लेंगे ट्रांजैक्शन फॉर डिमांड। दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया है। यहां पे आपने लिया है ट्रांजैक्शंस डिमांड, मींस ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी की बात कर रहा हूं मैं। कितनी मनी को डिमांड करोगे फॉर द सेक ऑफ ट्रांजैक्शन ओनली। सो जो रिलेशन है मनी डिमांड कर्व जो आपका बनेगा वो मनी डिमांड कर्व बनेगा नॉन लीनियर। क्यों नॉन लीनियर बन रहा है? क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है वो लगा हुआ है, राइट? स्क्वायर रूट लगने की वजह से जो रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का विद व्हाट, द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, वो भी क्या है? इनवर्स तो है। देखो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है।
है ना। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अंडर रूट वहां पे लगा रखा है, इस वजह से ये लीनियर नहीं है। मींस कि जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ज्यादा होगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आप क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपका पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट सपोज करो OR2 था, आप जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कर रहे थे OM2 कर रहे थे। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होके OR1 हो गया तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आपका बढ़ के OM1 हो गया, राइट। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट और अगर गिरता है तो आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, OM0 हो गया, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनवर्स रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, लेस देन प्रोपोर्शनल रिलेशन है। देखो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा गिरा लेकिन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इतना नहीं बढ़ा, आपको यहां पे दिखाई दे रहा, राइट। तो मींस प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब होता है जितना परसेंटेज गिर रहा है उतना परसेंटेज ही बढ़ रहा है, राइट, अदरवाइज नहीं होता ऐसा। और दूसरी चीज, अगर लेट सपोज करो कि वाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मींस लोगों का सैलरी इंक्रीज हो जाता है, इनकम इंक्रीज हो जाता है, तो ये वाला जो कर्व है ये बेसिकली आपको राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। दिस इज मनी डिमांड कर्व फर्स्ट, तो ये कर्व जो है आपको राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। दिस इज MD डैश अगेन, और आपका अगर इनकम बढ़ जाता है ये फिर शिफ्ट हो जाएगा M डबल डैश D। ठीक है, यहाँ पे जो आपका इनकम लेवल है पहले में मान लो y जो है दैट इज इक्वल टू y1, यहाँ पे y जो है इक्वल टू y2, यहाँ पे y इक्वल टू y3। मीन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है, बट लेस देन प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो इसमें अगेन अगर फंक्शन के फॉर्म में इसको लिखूं तो मनी डिमांड जो है फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, फाइनल फंक्शन गिवन बाय बॉमल। कोई डाउट किसी को किसी भी पार्टिकुलर पार्ट में, देन यू कैन आस्क। नो, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में हम फ्रीडमैन का डिमांड फॉर मनी करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली।